जयपुर के एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने आसाराम बापू पर एक किताब लिखी है। दरअसल साल 2013 में जब आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फंसे थे, तब अजय पाल लांबा जोधपुर के एसपी थे और उन्होंने स्पेशल टीम की मदद से आसाराम को सलाखों के पीछे पहुंचाने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गनिंग फॉर द गॉड मैन नाम से लिखी किताब की 5 सितंबर को लॉन्चिंग है। इस किताब में आसाराम की गिरफ्तारी से जुड़ी सभी जरूरी बातें शामिल की गई हैं। आसाराम बापू, जिसका 7 साल पहले एक चर्चित ऐसा नाम था जिसने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें झकझोर कर रख दिया। राजस्थान पुलिस के एक ऐसे जाबाज अफसर, तेज तर्रार अफसर अजय पाल लांबा, जिन्होंने आसाराम बापू जैसे शख्स को हवालात की सैर कराते हुए उन्हें सलाखों तक पहुंचाया और साथ में आजीवन कारावास की सजा भी सुनवाई। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है और उसी को लेकर के अजय पाल लांबा साहब जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गनिंग फॉर द गॉड मैन। क्या कुछ उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, उसको जानने के लिए खुद अजय पाल जी हमारे साथ। सर, क्या है उस पुस्तक के अंदर बेसिकली और क्यों ये पुस्तक लिखी गई है बेसिकली? ये पुस्तक लिखी है गनिंग फॉर द गॉड मैन, जो आसाराम बापू की खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से शुरुआत होकर के पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन के पश्चात गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश होने से शुरू होकर के जो ट्रायल हुआ, वो ट्रायल के बाद फाइनली ताउम्र जेल की जो सज़ा सुनाई गई, वहाँ तक की पूरी कहानी जो है वो इस बुक में लिखी गई है। बुक के अंदर कितने पेज हैं और 250 पेज जो आपने लिखे हैं, जो आप जैसी जानकारी मिली है, उन पेजों को लिखने में कितना वक्त मिला? क्योंकि एक खाकी के बहुत तेज तर्रार अफसर हैं और अमूमन देखते होंगे बहुत सारे परिवादी आपके पास आते हैं, मिलने का समय नहीं मिल पाता, तो बुक लिखने का कब आपने समय निकाला बेसिकली? हाँ, ये पुलिस की जॉब ऐसी है कि इसमें वक्त थोड़ा कम ही मिल पाता है, लेकिन जब कभी भी कोई छुट्टी के दिन कोई वक्त मिला या सवेरे शाम कभी वक्त मिला, इसीलिए शायद मुझे करीब 2 साल लग गए इस बुक को लिखने में। जब कभी भी थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता था, उस दौरान एक किताब लिखी है। गनिंग फॉर द गॉड मैन सर, आसाराम की पूरी जीवनी जो आपने लिखी, क्योंकि केस एक ऐसा था जिसने पूरे देश में जो तमाम जो लोग थे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। एक ऐसा बापू जो शायद लोगों के लिए भगवान था, उसको दबोचना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा और साथ में लोगों की भावनाएं जो उससे जुड़ी हुई थी, उनसे किस तरह आपने फेस किया? इस बुक के अंदर आपने ये चीज़ें लिखी होंगी, क्या आप थोड़ा सा कुछ अंश बताएंगे? इस बुक को लिखने का मकसद भी यही था कि कई बार हम कुछ ऐसे केसेस करते हैं जो इंडिविजुअल मेमोरी तक सीमित रह जाते हैं, जो अधिकारी उससे जुड़े रहते हैं, उन अधिकारियों की व्यक्तिगत मेमोरी तक ये चीज़ें सीमित रह जाती हैं। उसी को एक डॉक्यूमेंट का रूप देना, ताकि भविष्य में इस तरह के कोई चैलेंजेस विभाग के सामने आवे, यंग पुलिस ऑफिसर्स के सामने आवे, तो उनको एक उससे दिशा मिल सके। साथ ही साथ चूंकि जब आसाराम के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था, उस दौरान लाखों की संख्या में उसके फॉलोअर्स थ्रू आउट द कंट्री फैले हुए थे, जिन्होंने जगह जगह विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, हिंसक घटनाएं भी हुई। ऐसे में तफ्तीश साफ सुथरी कर लेना और गिरफ्तारी के समय किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर ना होना, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। हमने किस तरह से पुलिस की पूरी प्लानिंग करी, गिरफ्तारी के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरह से टीम का चयन किया, टीम के चयन के दौरान किन बातों का ध्यान रखा गया, साथ ही साथ जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी उसको पूरे समय किस तरह से मोटिवेट किया गया, वो सारे बातें इस किताब में विस्तृत उल्लेखित है। शुरुआत कहाँ से हुई सर? कि मैं केस में पीछे जाना चाहूँगा थोड़ा, शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि आपने भी जब नाम सामने आया तो आपने भी विश्वास नहीं किया होगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। जब कमला नेहरू नगर के अंदर 0 एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद जोधपुर केस सबमिट कर दिया गया। एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी और उसके पश्चात जोधपुर ये ट्रांसफ़र हुई थी, क्योंकि जोधपुर का ही ये केस था, घटना जोधपुर में घटित हुई थी। तो जोधपुर में एफआईआर आने के पश्चात एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया रही, उसका इसमें बुक में उल्लेख है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन में कौन टीम रहेगी, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में ही किस तरह से डिफेंस की तरफ से क्या क्या सवाल कल को कोर्ट में आ सकते हैं, उसके लिए हमारे जो प्रोसिक्यूटर थे उनके साथ शुरू से किस तरह लाइजन रखा गया, वो सारी बातों का इसमें उल्लेख है। और उसके पश्चात जब तफ्तीश हो जाती है, गिरफ्तारी की स्टेज आती है, तो गिरफ्तार करने के लिए किन टीम मेंबर्स को भेजा जाना है, उनका जो सिलेक्शन है,
वो किस तरह से किया गया, और फिर उस टीम ने वहाँ गिरफ्तारी में किस तरह से बहादुरी के साथ साथ संयमित व्यवहार भी रखा। बहादुरी की जगह बहादुरी दिखाने के जब वक्त आया तब उन्होंने कितना मजबूती से गिरफ्तार करके ला पाए, वो सारी बातें इसमें हैं। सर, जब एक केस दर्ज हुआ उसके बाद आपने टीम का चयन किया, आपकी टीम के अंदर कौन कौन ऐसे लोग थे, कौन कौन से अफसर थे, और इसके अलावा जब उसको गिरफ्तार करने के लिए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव होता है। इस टीम में टीम के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इस केस में थी वो एसीपी चंचल मिश्रा थी, एसएचओ महिला थाना टीम की सदस्य थी मुक्ता पारिक, हमारे एडिशनल डीसीपी जो उस समय थे आज वो रिटायर हो गए सतीश जांगड़, और बाकी समस्त अधिकारी जो उसमें थे वो समस्त टीम का वर्णन इस बुक में है। उनका चयन क्यों किया गया इसका वर्णन भी बुक में है, और गिरफ्तारी के वक्त इस टीम के साथ किन कमांडोज को भेजा गया और गिरफ्तारी के दौरान किस तरह की इन्होंने वहाँ जो स्ट्रेटजी अपनाई, इंदौर पुलिस के साथ जो लाइजन किया, और दोनों जोधपुर पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलके जो प्लानिंग करी, उसका डिटेल वर्जन इसमें है। आपके ऊपर भी सर काफ़ी प्रेशर आया था उस समय, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया। उसके बाद कुछ कई पूरे देश भर के अंदर तमाम जो लोग थे उन्होंने कुछ लेटर्स भी लिखे आपके खिलाफ। इसके अलावा आपके परिवार के सदस्यों को भी किसी प्रकार का कोई प्रेशराइज, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें किस तरह का फेस करना पड़ा, थोड़ा विस्तार से थोड़ा। ये जो केस था इसमें इसके जो सपोर्टर्स थे वो सपोर्टर्स में कुछ लोगों के द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए तमाम पुलिस अधिकारी जो भी इस टीम के सदस्य थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी रूप में इन्वॉल्व थे, उन सब के साथ साथ जो भी विटनेसेस इसमें थे उन समस्त को जो कोई भी प्रलोभन देने से लेकर के, प्रलोभन से अगर वो टीम मेंबर नहीं टूटे तो उनको धमकियां दिया जाना, वो सारी चीज़ें हुई हैं और उसका डिटेल खुलासा इस किताब में किया गया। आपने अपनी बेटी तक को भी स्कूल जाना बंद करा दिया। इस बारे में क्योंकि पूर्व में अनेकों बार पिछले 7 साल से मैं ये चर्चाएं सुन रहा हूं, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सर, एक मुख्य बात, जुडिशरी को प्रभावित करना, क्या ये सारी चीज़ें फेस करी आपने? आप लगातार इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं, अब तक आखिरकार 2 साल पहले तक सजा आपने दिलवाई है, पूरी एक अहम भूमिका निभाई है। जुडिशरी को कितना प्रभावित करने की कोशिश की? क्या इस बुक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि अमूमन ये चीज़ें बाहर नहीं आ पाती है, तो क्या आपने मन की जो बात है इस बुक के माध्यम से लिखी है? इसमें क्योंकि आसाराम गिरफ्तार हुआ उससे लेकर के लगातार किसी न किसी बहाने जमानत पे बाहर आने की कोशिश करना या अपने आप को फाइनल ट्रायल के दौरान कन्विक्शन से बचाने के लिए जो कोई भी हथकंडे उसके द्वारा अपनाए जा सकते थे, जो कोई भी तरीके अपनाए जा सकते थे, जो कोई भी कहीं लीगल लेकुनाज थे उनका कोई मिसयूज किया जा सकता था, वो सारे तरीके उसके द्वारा अपनाए गए। लेकिन अंत में जो जजमेंट है वो आप सबके सामने है, अंत में न्याय की जीत हुई और उसको सज़ा मिली। परिवार जो इससे पूरा जुड़ा हुआ था उससे कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी उम्मीदें थी जजमेंट के बाद, जो फैसला आया आजीवन जब कारावास की सज़ा सुनाई, उसके बाद क्या आपकी उनसे बातचीत हुई और उसके बाद कुछ क्या उन्होंने कहा? जो विक्टिम नाबालिग बच्ची थी जब ये केस हुआ है और केस का जब फैसला आया है तब वो कॉलेज ग्रेजुएट हो चुकी थी बच्ची, और बच्ची ने इस रिज़ल्ट के बाद अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस किया। जो मेरा मानना था बच्ची से जो इंटरेक्शन हुआ उसमें, बच्ची के पेरेंट्स जो थे उन्होंने भी ये एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसमें उनका इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस होने के साथ साथ जो बिजनेस था वो भी चौपट हुआ। बट जब फाइनली न्याय की जीत हुई तो कहीं ना कहीं उनको भी इस नतीजे से एक राहत मिली, एक तसल्ली मिली। और एक आम विक्टिम जनरली अपने समाज में कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उसमें हिम्मत हार जाता है विक्टिम। इस केस ने ऐसे तमाम पीड़ित व्यक्तियों को एक उम्मीद की किरण जगाई है उनके दिमाग में कि किसी भी तरह का कोई भी अपराध होता है तो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति से लड़ाई लड़ सकता है और इसी लीगल सिस्टम में न्याय ले सकता है। गनिंग फॉर द गॉडमैन ही नाम क्यों चुना सर? क्या बेसिकली इस नाम को चुनाव करना और उसके बाद सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाली? इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो इसका फर्स्ट चैप्टर ही उस पे है कि आसाराम कैसे से इतने मुकाम तक जो पहुंचा है, उसको अर्श से फर्श पे आया वो इस मुकदमे की वजह से।
तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति, इतना हाई प्रोफाइल, जिसका डोमेन हो, जिसके लाखों सपोर्टर हों, हजारों की संख्या में जिसके गुरुकुल चलते हों, जिसकी अनगिनत संपत्तियां पूरे कंट्री में हों, ऐसे व्यक्ति को गन डाउन करना इस टाइटल के पीछे वजह रही है। बाजार में पुस्तक आएगी और अब तक लोग सिर्फ अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से ये सारी चीज़ें लिखते रहे। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे बेसिकली समाज के लिए इस पुस्तक के लॉन्च होने से पहले? ये पुस्तक तमाम उन व्यक्तियों के लिए है जो न्याय व्यवस्था से कहीं ना कहीं जुड़े हैं या उसकी गतिविधि और उसकी कार्य प्रणाली को जानने की एक मन में जिज्ञासा रखते हैं। उन समस्त के दिमाग में जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने की कोशिश ये किताब करेगी। साथ ही साथ एक आम इंस्टीट्यूशन कोई भी चलाता है, किसी के पास कुछ लोगों के साथ कोई एक टीम लेके कोई काम करने की कोशिश करता है, तो किस तरह से टीम बनाई जाती है, कैसे टीम को मोटिवेट किया जाता है, कैसे टीम को एक लीडर के द्वारा दिशा दिखाई जाती है, उन समस्त बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का भी इसमें उल्लेख है। तो उन समस्त लोगों के लिए भी ये बुक कुछ ना कुछ सीख देगी। साथ ही साथ ये उन तमाम जो कई बार अंधभक्ति में हम किसी भी व्यक्ति पे भरोसा करने लगते हैं और अंधी आस्था रखने लगते हैं, उन सब पे भी कुठाराघात इस किताब में जो पढ़ने के बाद आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। आसाराम के केस के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बाबा थे वो बेनकाब हुए हैं। नारायण स्वामी खुद अपने आप को आसाराम की तर्ज पर ही भगवान मानने लग गया था। वही ड्रामा सारी चीज़ें, कुछ अनसुलझे हुए रहस्य कुछ रह गए हैं आपकी नज़र में सर? क्योंकि आपने पूरा केस देखा है, 7 साल तक आप इससे लड़े हैं और आखिरकार आपने जीत भी मिली है आपको 2 साल पहले। तो क्या कुछ अनसुलझे सवाल हैं, जो रहस्य जो अभी तक रह गए, जो सुलझे जाने चाहिए? आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि हमारे समाज में बड़े अच्छे संत महात्मा रहे हैं जिन्होंने इस समाज को दिशा दिखाई है। दुर्भाग्य से कुछ एक ऐसे चरित्र हैं जिनकी वजह से पूरा संत समाज को क्वेश्चन मार्क ऐसे लोग लगा देते हैं। इस बुक में इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जैसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस जो इंटरेक्शन हुआ उसमें जो बातें निकल के सामने आई, उसमें वो सारी बातें भी सामने आई है कि हमारे समाज में मेजॉरिटी अच्छे और जिनको फॉलो किया जाना चाहिए ऐसे संत महात्माओं की है, लेकिन आसाराम बापू जैसे कुछ लोग हैं जो पूरे समाज पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। उन चीज़ों को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करो, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। तो निश्चित तौर पे ये थे अजयपाल लांबा जिन्होंने आसाराम बापू को सलाखों तक पहुंचाया और साथ में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाई। मगर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं आप और हम सब को इन चीज़ों से सबक लेना होगा और ऐसे जो आसाराम बापू जैसे जो बाबा हैं उन पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो महात्मा हैं वो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुठाराघात हैं और कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आप और हम या कोई भी अन्य व्यक्ति अगर सिस्टम से परेशान है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसे रसूखदारों के दबाव में आने की जरूरत है, क्योंकि अजयपाल लांबा जैसे ऐसे ईमानदार और तेज तर्रार अफसर हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं सिस्टम से न्याय मिलेगा और साथ में उस अपराधी को भी चरम अंजाम तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन जैसे अफसर करते हैं। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादेंद्र शर्मा, A1 टीवी न्यूज़ जयपुर।